दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार का दिन है। और शनिवार को अ, ये कथा कहानी का जो साप्ताहिक अंक होता है, इसमें हम बहुत सारे मीडिया की पर्सनैलिटीज़ को, हस्तियों को लेकर आते हैं। और आप लोग उनको देखते हैं, उनके संस्मरण, उनके विचार, उनकी कहानियाँ, उनके मेमोयर आप सुनते हैं। और बहुत आपको अच्छा लगता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा ये एक ख़जाना है। और ख़जाने के अंदर हमारे बहुत सारे मोती हैं। और मोती हैं, रत्न हैं, हीरे हैं। और उनके अंदर बहुत से हीरो में से मैं आज जो छांट कर लाया हूँ, वो एक बहुत ज़बरदस्त रत्न कहिए, हीरा कहिए, ख़जाना कहिए। और उनका नाम है महेंद्र मोदी। महेंद्र मोदी साहब विविध भारती के एक्स चैनल हेड हैं, चैनल हेड रह चुके हैं। और इसके साथ ही बहुत पुराने मीडिया कर्मी हैं, लेखक हैं। और इनकी बहुत सारी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। और इनकी बातचीत हम सुनेंगे, इनकी कथा कहानी सुनेंगे और उसका पूरा मजा लेंगे। मैं आपको मिलवाता हूँ हमारी आज की हस्ती श्री महेंद्र मोदी जी से। आपका स्वागत है मोदी साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आप कैसे हैं ये बताइए आपके पहले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके इस आयोजन में जुड़कर सौभाग्य महसूस कर रहा बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नाम हूँ महेंद्र जी। मोदी है और मैं किसी महेंद्रगढ़ के महाराजा से बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपकी पोशाक, आपके गले की माला, आपके हाथों में रत्न जटित जड़ित अंगूठी देखकर मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। क्या कहते हैं आप? मैं बीकानेर शहर के एक मोहल्ले, जी। हलाल खोरों के मोहल्ले का एक गरीब, बहुत गरीब सा इंसान हूँ, जो अब मुंबई में रह रहा हूँ। लेकिन मेरी पैदाइश बीकानेर के एक मोहल्ले, हलाल खोरों के मोहल्ले में हुई। और आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, कहानी वही की उसी हलाल खोरों के मोहल्ले। हलाल खोरों की? जी। हलाल खोरों से क्या मतलब? जो हलाल का खाते हैं, हराम का नहीं अच्छा, जो खाते। हलाल का खाते, हलाल का खाते, जी। वाह वाह। जी। आप मेहनत कश। अच्छा, मेहनत कश। तो एक तो आपकी आवाज़ ही अपने आप में शहनशाही आवाज़ है। बड़ी बेस वॉइस है आपकी। तो साहब, ये बहुत बहुत शुक्रिया। आपने थिएटर नीरज जी, ज़रूर किया आप होगा। एक सेकंड सुनिए। आप किसी की आवाज की तारीफ करें, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी खुद की आवाज इतनी शानदार है कि हम लोग बरसों से एड्स में और पता नहीं कहाँ कहाँ सुनते रहे, कहाँ कहाँ किन किन सीरियल्स में देखते रहे। फिर जब जब आप बॉम्बे पधारे, आपसे जी। रूबरू मिलना हुआ, जी। तब वो मिस्त्री जो है वो और कानों में घुली। अच्छा, आपको याद है बम्बई में हम लोग अक्सर किसी बार में जाके बैठा करते थे, याद है ना आपको? बाहर की बात करना बाहर है। और मैं कहता बाहर हूँ की बात बाहर में। बार की बात करना बार बार है। हाँ। अच्छा। तो जी। खैर, वो तो बहुत ही अच्छा समय था। मुझे याद है कि जी। मुझे हर्पीज़ हो गया था और मैं बहुत परेशानी जी। में था। जी। और जी। आप मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गए थे बोरीवली में। और जी। मुझे तो मालूम नहीं था कि ये क्या है। वहाँ जाके पता लगा और आपने मुझे दवा दिलवाई और पैसे भी नहीं देने वो दिए। मुझे ही पता लग गया था, मैंने ही बता दिया था कि आपको कि हर्पीज है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, वो समय था, बहुत ही गुलाबी समय था हम लोगों का बम्बई में जी। बीता। और मुझे जी। वहाँ के पल पल याद है। अच्छा, आज आप जी। क्या सुनाएंगे हम मैं सबको? आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। मेरी एक किताब है, स्वप्न चुभे शूल से। जी। जी।
जिसे महाराष्ट्र साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019, वाह। उसमें से आप कहानी कहिए, उसको संस्मरण कहिए, कुछ भी कहिए, सत्य कथा कहिए, वो भी सुनाने जा रहा हूं। और मैं, मेरे ख्याल से अब शुरू करता हूँ, क्योंकि थोड़ी लंबी है कहानी, तो जी जी, आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए आप। जी। और ये लिखा है इस इन्होंने, कहानी, टू रेडियो लेजेंड्स ऑन वन स्क्रीन, अमेजिंग टू वॉच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जी मेरी कहानी जी, का सुनाए। शीर्षक है मुनकी। 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 जी सुनाए। राजस्थान में क्या है कि किसी का नाम जैसे मुन्नी है तो उसको मुन्नी नहीं कहा जाएगा, मुनकी कहा जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में प्रकाश है तो उसको पक्या कहा जाएगा, उसी तरह से। एनीवे, बीकानेर के उस हलालखोरों के मोहल्ले में अमरू जैना के और मेरे घर के बीच एक पतली सी गली थी। इसलिए उस झोपड़े नुमा घर और उसके आगे गोबर और मिट्टी से लिपी चौकी पर होने वाली हर घटना हमारी आंखों के सामने ही घटती थी। अमरू की चार बेटियां थी, भंवरी, काड़की, मुनकी, नूर की, और एक बेटा था मंगत। सबसे बड़ी भंवरी की, उसका बाप अमरू 2 बार शादी कर चुका था, और हर बार उसने भंवरी के बदले अच्छी खासी रकम अपने बावलपुरी दामादों से वसूल की थी, और अपना ठेला चलाने का काम छोड़कर घर में पड़ा रहता था। वो सोचने लगा था कि जब एक भंवरी के 2 ब्याह करके वो आसानी से गोश्त रोटी खा सकता है, तो फिर उसे काम करने की जरूरत क्या है। उसके तो 4 बेटियां हैं, जिसमें उसकी मुनकी तो हर दर्जे की खूबसूरत है। वो देसी दारू का पौवा चढ़ाकर खुलेआम कहा करता था, मुनकी की शादी तो वो उसी से करेगा जो उसे पूरे 1 लाख रोकड़े गिन कर देगा। उन दिनों मेरी माँ जिंदा थी। अक्सर जैना, मुनकी की माँ, उनके पास आकर रोया करती थी, काकी जी, काहे करूं, और बाळन जोगो तो ऐसो हराम हाडुए है कि काम करनो ही नहीं चाहे, और कोई ब्याह करनो हुए और तो साफ बेचनो है छोरिया ने। मेरी माँ बेचारी क्या करती, सिवाय जैना के दुख से दुखी होने और उसे दिलासा देने के। वो कहती, तू समझा भी न, अरे मिनख ही तो है, जिनावर तो है कोनी, तो समझा सी, अच्छी तरह तो समझ जासी। अरे नहीं हो काकी थी, जिनावर से भी गयो भी तो हो गयो, मुफ्त रो माल खा खा। और रोती रोती जैना चली जाती अपने झोंपड़े में उस जिनावर के हाथों पिटने के लिए। अमरू के लिए जीवन का सिर्फ एक ही अर्थ था, एक पौवा दारू और गोश्त रोटी। जब उसे ये नहीं मिलते थे तो वो घर में धमा चौकड़ी मचा देता था, सबके साथ मारपीट करता रहता था। काड़की की शादी में अमरू को बहुत खींचतान करके भी 2,000 रुपए ही मिल पाए थे। काड़की के ब्याह में मिले पैसे तेजी से खत्म हो रहे। जैना की गालियों के तीर अमरू पर तेज हो चले थे, लेकिन जब उसके हाथ पैर चलने लगते तो वो कुछ न सोचता। ऐसे में जवानी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाती उनकी आगे बढ़कर अमरू का हाथ पकड़ चिल्ला पड़ती, अरे मर जाना, आप बापड़ी तो पहली मरी पड़ी है, क्यों मारे इन्हें, जा हिलो ले जावे क्या नहीं, 4 पैसा कमार ला जी के सो सारा रो पेट भरी जाए। अरे जे कमा नहीं सके तो इतना इतना टाबर क्यों पैदा करया पाया हा, जब तो हरामी ने जवानी फूटती। मारी मां ने तेरा ही चैन बोल लेन दे तो, दिन देख तो न रात देख तो, और ना मां टावरा रे सोण रो इंतजार करतो। जवान होती बेटी के हाथ से बुढ़ापे की तरफ तेजी से बढ़ता अमरू अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता तो चिल्लाने लगता, घनी जबान चलने लगी थारी डंडी, छोड़, छोड़ मारो हाथ। और मुनिकी उसका हाथ तो छोड़ देती थी, लेकिन जोर से धक्का भी देती और आंखें निकाल कर चिल्लाती, चल ठेलो उठा और रवाना हो जा काम माथे। ये तो साला हरामी आज दुनिया देख सी कि एक बाप ने बीवी या औलाद किस तरह कूटते हैं। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें देखकर अमरू आजकल वास्तव में डरने लगा था। गालियां निकालते निकालते भी उसे अपना ठेला लेकर निकलना ही पड़ता।
अब उनकी एक कोने में गठरी की तरह पड़ी माँ को उठाती, लेकिन उसका चिल्लाना अब भी नहीं रुकता था। देख कितनी लगी है, 2 दिन से भूखी पड़ी है, और ऊपर से इसी मार। अरे मावड़ी को आखिर जीवती क्या है? बस ये जिनावर आता मार खाना चाहते। कराहती कराहती जैना उठती, उसके घावों को साफ करते करते उनकी फिर चिल्ला पड़ती। थे लुगाया भी किसी तेरी बड़े लोग हो, अल्लाह जाने। भूखा मरले सो पण टाबर जण्या बिना कोनी रहो। अरे मरद थने आवे जण भी भड़वे 2 लात कोनी मारी जे थाने सो। अमरू ठेला लेकर जाता था तो शाम तक 4 पैसे कमा कर ही लौटता था। वो पैसे जैना के सामने फेंक कर चिल्लाता था, ले मर, तू ही थारो पेट भर, थारी औलाद और पेट भी भर। साड़ी मारो हाथ इससे मुरड़ो है, क्या हाल दुखे पड़े, जरा ही दया माया को नहीं राण ने। इतनी मार खाने के बाद भी अपने चौकर का हाथ दुखने की बात सुनकर जैना जैसे किसी आत्मग्लानि से भर उठती थी। वो मुनकी को गालियां देने लगती। आ रांड है इस, क्या मुंह लाग्या करो मेरे। जैना झोपड़े के किसी कोने से डिब्बी में रखा हुआ जला हुआ तेल कर लाती और अमरू के पास मालिश करने की नीयत से आकर बैठती। उधर मुनकी ठहाका लगाती, ओ हो हेत फूट पड़े धनी लुगाई में। जैसे ही जैना मालिश करने लगती, देसी दारू का भपका उसके नथनों से टकराता और वो उसका हाथ दूर फेंकती हुई चिल्ला पड़ती, अरे गेजवाल दारू पीर मरे है तू, जने तो काली माई बैठे रोटी भी खार मरे उसी। हाँ दारू भी पी रहा हूँ और गोश्त रोटी भी खा रहा हूँ, किसी के बाप का नहीं खाता हूँ, अपनी कमाई का खाता हूँ, हरामजादी गिंदी रान पर मर तो। और मुनकी फिर ठाका लगाती, बस हुईगी प्यार मोहब्बत के दोनों जना हो एक ही भाजने रहा। अब आ लाड उमड़ रहे हो और अब गालियां काट रहे हो एक दूसरे ने, और थोड़ी ताल ने फिर साथे सुओला मरो। मुनकी तेजी से बड़ी हो रही थी और जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसका गोरा रंग और भी गोरा होता जा रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नैन नक्श और भरा हुआ बदन, उसे देखकर लगता था कि अजंता एलोरा की कोई मूर्ति सजीव होकर जैना और अमरू के उस भूगर्भ पे आंगन में आकर बैठ गई है। वो अक्सर मेरी माँ के पास आने लगी थी। माँ भी उसका बहुत लाड रखती थी। घर में कोई अच्छी चीज बनती तो वो थोड़ी बहुत उसमें से बचा कर मुनकी के लिए रखती थी। अपनी खूबसूरती के घमंड से भरी मुनकी, जो अपने घर में हर वक्त चंडी बनी सबको गालियां निकालती रहती थी, वही मुनकी मेरे घर के आंगन में एकदम दूसरी ही इंसान बन जाती थी। बहुत नरम लहजे में बोलना, हंसते मुस्कुराते रहना और तमीज तहजीब का पूरा ख्याल रखना। हमारे घर उसे बैठे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये जैना और ब्रूक वही बदतमीज लड़की है। कई बार बाहर से आए लोग तो पूछ भी लेते थे, ये कौन है, कोई रिश्तेदार है क्या आपकी? माँ हंसकर कहती है, हाँ समझ लो कि मेरी बेटी है। एक दिन ऐसी ही गुजरी में मेरी माँ के पास बैठे बैठे मुनकी मुझे पाँव दबा रही थी। न जाने क्या सोचते सोचते बोली, एक बात कहूँ काकी जी, बुरा तो नहीं मान? माँ ने मुस्कुरा कहा, काई बात है बोल मुनकी। काकी जी, मने गोद ले लो नीचे, थारी बेटी बड़ी दस तो थारी सेवा भी कर और मारो जमारो भी सुंदर दस। नहीं तो, नहीं तो हमारा बाप कहीं तक कितनी जगह बेच चला हमारे इस शरीर में। ऐसा कहते कहते उसकी आंखें भर आई थी। सिसकती हुई वो बोली, वो बालकियों के शरीर खूबसूरत रहते ही मैं मारो कहीं कसूर है, थे ही बताओ काकी जी। वो मारो बाप है पर मारे शरीर कानी घड़ी घड़ी इस तरह देखे जाने कसाई बकरे ने शरीर ने देकर भी मैं कितो गोश निकल सी हीरो ना डर गया। साक्षी क्यों काकी जी, कई बार तो मन करे कि इस शरीर पर तेजाब छिड़क दूं, પછી કેવું મારે બાપ કે લે અમે बेची गोश ने, देखा कौन खरीदार पे लाई। और ये कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी माँ बोली, મને બી શોખી છે બેટા, મારો બસ ચાલે તો કાલ લેવતી आज गोद ले लूं तने, પણ जिका माँ बाप तने जन्म दिया है, मेरी मर्जी बिगत मैं तने गोद किस तरह ले सकूं, तू ही बता।
મારે બાપને તો ખાલી મારો શરીર દિશે, પણ वो आंखों ने समझा कि इस शरीर में एक जीव भी है। अरे ना सही महल माड़िया, 2 टाइम रोटी ना मिलसी तो एक वक्त थारी गुजारो कर लेसू, પણ ધણી તો કમ સે કમ મારે જોડ રોવે, લાખ લાખ રી રટ લગા રાખી મારે બાપ, ₹1,00,000 ले મને કોઈ બુઢે રે લારે कर देसी, अभी बूढ़ी कने कितनी धन दौलत हो बा मारे कहीं काम रही। चुप हो जा बेटा, अभी तो की कोनी हो रही हो पिसास रात, मैं थारी जितनी मदद हो सकेला करूं, जे जीवती रही हो, लेकिन नहीं जिंदा रह सकी वो तब तक। ब्रेन हेमरेज हुआ और 15 दिन हॉस्पिटल में रहकर मेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। हम सब के साथ मिलकर मुनकी भी खूब रोई मेरी माँ की मौत पर, जिनकी गोद जाकर वो सुरक्षित होना चाहती थी। रोते रोते आखिर इंसान का जीवन कैसे कर सकता है, वक्त झट से आगे बढ़कर उसके आंसू पहुंच देता है। वक्त गुजरता गया, मुनकी के लिए रिश्ते आने लगे थे। छोटी मोटी आसामी को तो अमर मुंह ही नहीं लगाता था। अपने समाज में या निलालपुरों में मुनकी की शादी और नहीं करेगा ये तो मोहल्ले के सभी लोग जानते थे। भंवरी की 2-2 शादियां करके उसके मुंह खून लग चुका था। अब उसने तय कर रखा था कि अपनी बाकी लड़कियों को वो बहावलपुरियों में ही देगा, क्योंकि उनमें लड़कियों की कमी है, इसलिए वो अपना घर बसाने के लिए अच्छी रकम दे सकते हैं। सैकड़ों गायें भैंसे और हजारों भेड़ बकरियों के मालिक बहावलपुरियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, और वो झगड़े झंझट से बहुत डरते हैं, इसलिए शादी तोड़कर फिर से दूसरी जगह शादी करना आसान होता है। एक सुबह मैंने छत पर से देखा, 5-6 लंबे लंबे भावलपुरी सफेद तहमद और कुर्ता पहने, दो नाली बंदूक के लटकाए अमरू की चौकी पर बैठे हैं। मेरे पिताजी पर ही थे। मैं उनके लिए चाय बना रहा था कि मुझे लगा हमारे घर के पीछे वाले दरवाजे को कोई खटखटा रहा है। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि मुनकी खड़ी कांप रही है। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही उसने मुझे हाथ से एक तरफ हटाया, दरवाजे के अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा, अरे ये क्या कर रही हो मुनकी? कंवर साहब, मैंने छुपा लो कटी, वो मारो बाप मारो सौदो कर दिया, मैंने छुपा लो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे पता था अमरू अभी मुनकी को ढूंढता हुआ आ पहुंचेगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि पिताजी आ पहुंचे और बोले, कहीं बात है छोरी, तू कहीं कर रहे? मैंने थोड़ी देर छुपा लो थानेदार जी, मैं थोड़ी देर में चली जाऊँ कठी। जब पिताजी आ गए तो मैं क्या कर सकता था। पिताजी ने कहा, नहीं भाई, मैं आप लोगों की बातों में विचारे को नहीं बोल, तो जा हटो। मैं बोलने लगा, ये बालिग हो चुकी है, हम लोग पुलिस को भी तो। पिताजी ने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं नहीं, इन लोगों के घर के मामले में हमें नहीं पड़ना। इतनी सख्ती से पिताजी मुझसे कभी पेश नहीं आए थे। उनका वो सख्त रवैया देखकर मैं भी आगे कुछ नहीं बोल सका, बस मजबूर होकर मुर्गी की तरफ देखता रहा। मेरे सामने शरद बाबू और विमल मित्र के उपन्यासों के वो सारे नायक एक एक करके आ खड़े हो गए, जो हर काम में आगे रहते हैं, देखने भालने में भी अच्छे स्मार्ट होते हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं और दम दबाकर भाग खड़े होते हैं। मुझे लगा कि मुझे भी किसी ने उन कमजोर और लीजे नायकों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं ना कुछ कर सका और ना ही कुछ कह सका। आंखों में पानी भरे मुंशी ने वही दरवाजा खोला जिससे बड़ी उम्मीद लेकर वो अंदर आई थी। अपनी बाह से आंखों से बहते समंदर को पहुंचती पहुंचती धीमे 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 कदमों से बाहर निकल पड़ी। जाते जाते आंसू से लबरेज नजरों से जिस तरह उसने मेरी ओर देखा, वो नजरें मैं कभी नहीं भूल सकता। वो नजरें मानो मुझसे कह रही थी, आपने मुझे बचाने के लिए कोई जतन नहीं किया कंवर साहब, बहुत आस लेकर आई थी ये मुनकी आपकी दहलीज पर, अब मेरी जो भी बर्बादी होगी उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। मुनकी चली गई थी, मैं बस मन ही मन उससे माफी मांग रहा था। मुझे माफ करना मुनकी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। दिन भर अमरू के घर में गहमा गहमी रही। बोल की और मटोल की जना की खाने में मदद कर रही थी। खूब सारा लहसुन छीला जा रहा था, बड़े से देख में गोश्त वाला जा रहा था। दारू की बोतलें आ चुकी थी। अमरू बहुत खुश था, मेहमानों को भी पिला रहा था और खुद भी पी रहा था। थोड़ा नशा जब हावी होने लगा तो चैना को गालियां पकने लगा, अरे जल्दी करनी, हाल थारो गोश्त को नहीं बनो कहीं। जना थोड़ी देर तो सुनती रही, फिर चिल्लाई, अरे हाथ पग डाल दूं कहीं चूल्हे में, और तो बढ़ तो सही बढ़सी।
ला थोड़ा उबड़े उबड़ो ही काट लूण मिर्च ना कर दे, दारू सागे की तो खावड़ने चाहिए। थोड़ी देर में हम लोग कालू जी की ढोलकी ले आया और दारू तो सबके सर पर सवार हो ही चुकी थी। सब मिलकर नाचने लगे। अमरू पर दारू कुछ ज्यादा ही सवार थी। वो नाचता भी जा रहा था और भद्दी भद्दी गालियां भी निकाल रहा था और सीने पर हाथ मार कर जाने किससे कह रहा था, मैंने नहीं बोला था मुनकी के 1 लाख लूंगा, 1 लाख। लाख रुपए में ही तय की है बात। तुम लोग भी सुन रहे हो ना सालो, 1 पैसा कमती नहीं लूंगा। मुझे 1 लाख चाहिए, पूरे 1 लाख। मेहमानों में से एक बोला, हाँ हाँ अभी तो 10,000 दे दिए हैं, बाकी 90,000 भी दे देंगे, पर एक बार चोरी तो दिखा दो। अरे मारी मुनकी को देखकर आंखें फाट जाएंगी तुम्हारी बड़ों, पूगल की पद्मिनी है वो। फिर भी एक बार बुलाओ तो सही उसको। अमरों ने चिल्ला कर कहा, लाए मुनकी ने बाहर ला। जैना बड़बड़ करती हुई झोंपड़े में गई और मुनकी का हाथ पकड़ के उसे घसीटने लगी और मुनकी जोर जोर से रो पड़ी। माँ, ए माँ छोड़ दे, मन छोड़ दे, तुम हमारी दुश्मन बन के गई। मेरी आंखों के आगे फिर से एक बार सरदार शहर का वो कसाईयों का मोहल्ला आ गया था, जहां रोज सुबह हर घर की एक ही कहानी होती थी। बकरों को जिस बाड़े में बंद किया हुआ होता था, उसमें से किसी एक को छांट कर उस जगह घसीटते हुए लाया जाता था जहां उसे ज़िब्ह करना होता था। वो बकरा सामने आई मौत को देखकर खूब चिल्लाता था, लेकिन उस पर किसी को दया नहीं आती थी। आगे बढ़कर कई हाथ उसे थाम लेते थे और उसे लेटा दिया जाता था जहां उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाती होती थी। झोंपड़े से बाहर जब वो फिसलती हुई से निकली तो सारे मेहमानों की आंखें उस तरफ उठ गई। झीनी सी ओढ़नी का घूंघट निकला हुआ था, इसलिए उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस ओढ़नी के अंदर से उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें हवा देकर चेताए गए अंगारों की तरह चमक रही थी और कांचली कुर्ती से झांकती उसकी सोने जैसी काया देखकर सारे मेहमानों की आंखें सच में फटी की फटी रह गई। घुटनों को छूती काले स्याह बालों की चोटी और भरा हुआ बदन, सभी मानो कुछ पल के लिए सम्मोहित हो गए। सबको मुंबई मुंशी को देखते हुए देखकर अमरू ने ठाका लगाया और बोला, अरे मैंने नहीं बोला था पुगल की पत्नी है मेरी चोरी। साड़ो आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो, रुपए गिनो 1 लाख और सौदा पक्का करो। तभी गुस्से में भरी मुनकी ने अपने चेहरे पर पड़ी ओढ़नी को नीचे फेंक दिया। सबकी नजरें उसके चेहरे पर पड़ी। अचानक जैसे सबको बिजली का झटका सा लगा। मुनकी की आंखों में चिंगारियां निकल रही थी, ऐसी चिंगारियां कि उन बेचारे बावलपुरियों की गिग्गी बन गई। मुनकी शापित यक्षिणी की तरह उनके सामने खड़ी थी। अमरू भी उसका ये रूप देखकर एकदम जड़ हो गया था। बेचारा वो 50-55 बरस का रमजान, जो रुपयों की ताकत से मुनकी को अपनी बीवी बनाना चाहता था, मुनकी की आंखों को देखकर कांपने लगा। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और अचानक सारे बावलपुरी उठ खड़े हुए। अमरू जो अब तक आके लगा रहा था, उसने बात बिगड़ते हुए देखकर नरम पड़ते हुए कहा, अरे अरे क्या हो गया, आप खड़े क्यों हो गए? हाँ हाँ, फिक्र ना करो, आपको पसंद है तो मैं अपनी चोरी देने को तैयार हूँ। अमरू के इतना कहते ही मुनकी चिल्लाई, हाँ जा कठहरी आओ। अरे हाल तुझे देखियो ही कहीं आराम चादो, मारे शरीर पर कितो गोस है देखनो है, कांचड़ी उतारूं? और कुण तू मने थारी लुगाई बनासी, थारे शरीर में इतनी ताकत है? तभी सबने देखा, उनकी अपने बाप की तरफ मुड़ी, उसके गाल पर खींच कर एक तमाचा जमाया और बोली, अरे भड़वा, तने शर्म को नहीं आवे ये बूढ़े सागे मारो गांव करावे? ये ना सो तो सड़क पर बैठा दे मने, मारो शरीर बेच इतना पैसा तो मिले जैसे। तमाचा पड़ते ही गुस्से में तमतमाया हुआ वो टूट पड़ा मुंशी पे। बाप बेटी कुत्तों कुत्ता होकर एक दूसरे पर हाथ पैर चला रहे थे। दोनों एक दूसरे को गालियां में निकाल रहे थे। नशे में चूर बूढ़ा अमरू जवान मुनकी का कितनी देर मुकाबला करता, नीचे गिर पड़ा और पड़ा पड़ा मुनकी को गालियां देने लगा और मार खाने लगा। जैना रोती हुई गालियां देने लगी और मुनकी का हाथ पकड़कर खींचने लगी। अरे रान, कठो आएगी तुम्हारी कोख में, कहीं भी हो जाओ, आखिर थारो बाप है, तू कठे जार कुएं में क्या नहीं कूद जावे? मुनकी चिल्लाई, हाँ मारो बाप है, इसो है कहीं बाप? तो भगत रे टुकड़ा खातर आपकी औलाद ने नीलाम कर दे। नहीं, और मारो बाप को नहीं, और है तो भी तू है इसे बाप मत। वो चिल्लाई जा रही थी,
चैना उसे खींच कर झोपड़े में ले गई। अमरू उठ खड़ा हुआ। अमरू के घर की चौकी पर ये सारा हंगामा हो रहा था। आने जाने वाले मोहल्ले वाले सब इकट्ठे होकर तमाशा देखने लगे। ये सारा हंगामा देखकर मेहमानों के होश उड़ गए। जो लड़की अपने बाप के साथ इस तरह मारपीट कर सकती है, वो उनके घर आकर तो पूरे परिवार का जीना हराम कर दी। ऐसी लड़कियों को ब्याह कर ले जाना तो आफत को दावत देना। रमजान बोला, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जो। अरे जो छोरी अपने बाप के साथ थप्पड़ मुक्के कर सकती है, वो हमें क्या गिनेगी। लाओ हमारे 10,000 रुपये वापस। इतनी देर मुनकी के हाथों मार खाने वाला अमरू रुपए की बात आते ही शेर बनकर दहाड़ने लगा। रुपये? कौन से रुपये? सालों सुबह से दारू पी रहे हो, गोश्त गटक रहे हो, वो फोकट में आते हैं क्या? जाओ अपना रास्ता नापो। मेरी छोरी से ब्याह नहीं करना है तो। रमजान के साथ आए बावरपुरियों में से एक ने कंधे पर लटकाई हुई दुनाली उतारी और बोला, ए, रुपया निकाल नहीं तो गोली मार दूंगा। अमरू सीना ठोक कर बोला, अरे जा जा, बड़ा आया गोली मारने वाला। तुम भावलपुरियों को क्या मैं जानता नहीं? खांधे पर दोनाली लटकान लेने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। तुम्हारे बाप ने भी चलाई है कभी किसी मेंढक पर गोली? ले कालजा है तो चला, चला गोली। और वास्तव में उस बावलपुरी के हाथ पे फूल गए गोली चलाने के नाम। अब तो अमरू का हौसला सातवें आसमान पर था। कोने में पड़ी लाठी उठाकर गर्जा, साढ़े टर्बो को, तुमसे तो गोली क्या चलेगी। भला चाहते हो तो अल्लाह अल्लाह करके निकल लो, नहीं तो मैं सोट चलाने लगा तो एक एक को सीधा कर दूंगा। अब बहावलपुर ने भी खैरियत समझी, मगर जाते जाते अमरू को धमकी भी दे गए, हरामी चोर, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 10,000 रुपये याद रखना, हम फिर आएंगे और ये 10,000 रुपये वसूल करके जाएंगे तो उससे। अरे जाओ जाओ गीदड़ की औलादों, आ जाना जब भी इतनी हिम्मत बाप रे तुम्हारे अंदर। और आखिरकार वो वहां से चले गए। मैंने तो यही समझा कि मुनिकी का सौदा हो गया होगा, थोड़े ही दिनों में उसका ब्याह किसी 50 बरस के बुढ़ाते हुए बहालपुरी के साथ हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन मुनिकी मेरे घर आई। हमारे घर में बर्तन सफाई और कपड़े धोने का काम भानी बाई करती थी, लेकिन जिस दिन भानी बाई नहीं आती थी तो ये जिम्मेदारी कहना और मुनकी की होती थी। मुनकी मेरे सामने आकर खड़ी हुई। मैं एक तरफ हट गया। वो अंदर आई और चुपचाप आंगन के कोने में रखे बर्तन मांजने लगी। मैं आंगन में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, थारो ब्याह तय हो गयो का? मुंह नीचा किए वो बोली, नहीं कंवर साहब, भाग्या बैलो। क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, अरे मुझे तो रोन क्यों लागी? मारे जड़े लोग भाग में जिंदगी भर रोन छोड़ो गए कौन सा। ये क्यों सोचते? तो और कहीं सोचो। भाग खराब है यदि इसे घर में जन्म लिया है, ना कोई पढ़ाई ना लिखाई। बाप इसो बेटिया ने बेच बेच कर सोचे भी पूरी जिंदगी निकल जैसे। खाली भाग ने तो या कहीं उसी जे खुदरे पगा पर खड़े होने हौसलो है तो आज तो कोई हुनर सीख और आप ही रोटी कमार खाने की कोशिश कर। नहीं हो कौन सा। मारे भाग में तो धक्का ही खावना लिखोड़ा है, धक्का ही खासा। एक बात कुछ पर साहब बता दे सो कहीं। हाँ पूछ, मैंने पता उससे तो बता दे। कौन साहब मैंने वो पूछना है कि रेलगाड़ी में जाना हुआ तो कहीं करना पड़ता। मैंने उसे बताया कि रेलवे स्टेशन पर कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है। अब कहा, पर तू क्या पूछ रही है, तने कट जाओ। उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं हो कौन साहब, मैंने बापी ने कट जाओ है। मैं तो जानकारी सारू पूछू। मुझे लगा वैसे ही बिना कारण तो नहीं पूछ रही, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में कुछ न कुछ पक रहा है। मेरी माँ से उसे बहुत लाड प्यार मिला था। उसने मेरी माँ की इस दुनिया में रहते ही घर की दहलीज में जो पैर रखा तो उसके बाद बेधड़क मेरे घर में आती जाती रही। उसे छोड़कर उसके घर का कोई इंसान इस तरह से अपने के दरवाजे से हमारे घर में नहीं घुस सकता था। अगर किसी को आना भी होता तो पिछले दरवाजे से अंदर घुसता था। माँ बीमार रहती तो घर का ज्यादातर काम मुझे ही करना पड़ता था और ऐसे में वो मेरी मदद भी करती थी। हमारी उम्र में एक आध साल का ही फर्क था, इसलिए वो मुझसे थोड़ा खुली हुई थी। लेकिन उस दिन उससे जोर देकर नहीं पूछ सका कि आखिर उसके दिमाग में क्या पक रहा है।
वो अपना काम कर झोंपड़े में चली गई। कुछ ही दिनों बाद मुझे आकाशवाणी जोधपुर में अनाउंसर की नौकरी मिल गई और मैं बीकानेर से जोधपुर जाने की तैयारी में लग गया। मुझे 25 जनवरी 1976 को रात में जोधपुर के लिए निकलना था। दिन भर यार दोस्तों रिश्तेदार संबंधियों से मिलने के लिए इधर उधर घूमता रहा। शाम को लौटा तो देखा चौकी पर मुक्की खड़ी थी। बोली, तो आप भी चाल पड़ा कंवर साहब? हाँ मुनकी, नौकरी तो करनी ही पड़सी, और नौकरी बाहर लगी तो बाहर भी जाना ही पड़सी। शाम हो रही थी। मुझे उसकी शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज से लग रहा था कि उसकी आंखें नम हो गई हैं। वो बोली, सिधारो कंवर साहब, अल्लाह थाने चुकी दिचक देवे, लांबी उम्र देवे। मारो बापरी तो हकी कहीं बने थाने माथे, पण इतरो ही कहूं ला के ते चाहे की ना करो हमारे वास्ते, पण काळजे में एक सायरो सो हो आप। खैर जिससे अल्लाह की मर्जी, कहीं था हमारी जिंदगी मन कौन से रस्ते ले जावे। पण एक बात मानर चाल्या कि मुनकी ने थारी घनी याद आवेगी। इतना कहते कहते वो जोर जोर से सिसक पड़ी। मैं हक्का बक्का खड़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे ढांढस बनाऊं। उसके आंसू और सिसकियों का मुझ पर भी असर हुआ था और मुझे खुद अपनी आवाज की महसूस हुई। मैं इतना ही कह सका, रो मत नम की। आप रे भागरा लेखा सबने भुगतना पड़े। मालिक करे तने कोई चोखो मिनट मिले और तू सोरी सुखी जावे। और मारो जोधपुर दफ्तर ठिकाणो है, जे कदी जरूरत पड़े तो एक पोस्ट कार्ड ना आ सके। ये कहकर मैंने अपना पता लिखकर एक पर्ची उसके हाथ में रख दी। उसने उस पर्ची को कांपते हाथों से लिया और अपने ललाट से इस तरह लगाया मानो वो कोई साथ हो। एक दो पल में अपने आंसुओं को काबू किया और बोली, ठीक है कौर साहब, अब आपने जान की तैयारी करनी उस मैं जाऊं, पर जान से पहले एक अरदास है हमारी। जे मान लो तुम्हारो जीव ने थोड़ी सौरभ ने बोल मुनकी, थाने इतरो मानो मैं, पर कदी हिम्मत नहीं पड़ी थाने हाथ लगावनी। अब कहीं पतो जिंदगी कद मिलनो करवासी, मने थाने पगारे हाथ लगावनी इजाजत दे तो। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ। छुआछूत में तो मेरा विश्वास कभी था ही नहीं। अगर वो मेरे पांव छू लेती तो क्या हो जाता। लेकिन एक बार फिर मानो मैं शरद बाबू और विमल मित्र के नायकों की कतार में जा खड़ा हुआ, जो ऐसे मौकों पर दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। मेरे मुंह से निकला, अरे मुनकी, तो चाहे मारे सुन बरस भरी मोटी है, पर है तो उम्र में मोटी। क्या मारे पगार हाथ लगा पाप चढ़ावे। उसने जिद की, बस एक कदम आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़कर थोड़ा नीचे झुकी और बोली, ठीक है कंवर साहब, झुको आप रो, पर याद रखा, दुनिया चाहे कितनी मोटी हो, अल्लाह करसी तो आप उनकी जिंदगी में कठिन कठे थाने तेरू टक्कर सी। और आप भी बता दो उन दिन कम से कम आप रे पिता हाथ लताड़ो और जिद पूरो कर रहे सी। अच्छा, यही सुनी माँ, सलाम। बस इतना कहकर वो बड़ी और जल्दी जल्दी पैर उठाती चल दी। मैं बीकानेर से निकलकर जोधपुर पहुंच गया था। नौकरी ज्वाइन करने के 3-4 महीने बाद 4-5 छुट्टियां इकट्ठी करके बीकानेर आया तो पिताजी ने खबर दी कि मुनकी घर से भाग गई है। एक दिन अमरू के घर कई बाहुलपुरी इकट्ठे हुए और काफी शोर शराबा झगड़ा ठंडा हुआ। 2 दिन तक ये हंगामा चलता रहा। उसके बाद जैना रोती चिल्लाती आई और बताया कि मुनकी घर से गायब हो गई है। ये सुनते ही मुझे उसके साथ हुई वो बातचीत याद आ गई, जब उसने मुझसे पूछा था कि ट्रेन में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पिताजी ने बताया कि जिस दिन से मुनकी गायब हुई है, अमरू और जैना पगलाए हुए थे। मैं 2-4 दिन बीकानेर रहकर जोधपुर लौट आया था। बरस गुजरते गए, जोधपुर से उदयपुर, उदयपुर से बीकानेर पोस्टिंग पर आया। तब तक अमरू ने झोपड़ा नुमा घर बेच दिया था। सुना था कि अमरू और उसका परिवार लालगढ़ में रहने लगे हैं। मैं 3 साल बीकानेर में रहा। उस दौरान कभी कभी थका मांदा अमरू ठेले पर सामान ढोते हुए नजर आ जाता था। एक दिन मेरे सामने ही आकर खड़ा हो गया। मैंने उसका हाल पूछा तो बोलने लगा, कंवर साहब, लागले जन्म पे पाप करया उसी जगह फल भोग रिया। मैंने पूछा, मुनकी मिली कहीं? वो एक दार्शनिक की तरह शून्य में ताकते हुए बोला, जावन कोई पाछा आया करे कहीं, बात तो गई जी की बस चली गई। अल्लाह करे जैसे भी रहे, खुश रहे, मारो कहीं किता दिन रोजीड़ो है, जिया की मजूरी कर पेट भर ले। अच्छा कंवर साहब, एक पवेरा पैसा तो दे दो, नाड़ियां टूट रही है,
कई दिन हो गया एक बूंद ही दारू को नहीं मिली। क्यों अमरू, तू तो रोज पिया करता हो। मैं दिन गया कौन सा? मारो भी कभी भगत हो जद रोजाना एक वो दारू तो पिए ही सकते। પણ મોટા લોક સાચી કે ગયા સાહેબ और भगत बड़ो चालीस जी इन मोटे मोटे राजा महाराजाओं ने कुनी बख्शा। और बापड़ो अमरियो किसे खेतरी मोगी है। अब तो मैं और मंगतियो दोनों ही मजूरी करा, पण मळ गया आधा घना पैसा तो दवाएं में खर्च जाए। मंगत तेरी मां घनी बीमार है आजकल। मैंने जेब से निकाल कर उसे पौवे के लिए 3 रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। रुपए देखते ही एक बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें भर आई। रोंदे कंठ से उसने आशीषों की झड़ी लगा दी। मैं सोचने लगा, 3 रुपयों में इतनी आशीष, पता नहीं मुझे क्या हुआ। मुझे लगा 3 रुपयों के बदले इतनी आशीषें लेना तो कहीं न कहीं शायद बेईमानी हो जाएगी। मैंने जेब में हाथ डाला और 3 रुपए और निकाल कर उसे देते हुए कहा, ले, ए, ए काल खाता। अब तक तो उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन अब वो जोर जोर से रोने लगा और जमीन पर लौटने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवा कर घर भेजा। बीकानेर से सूरतगढ़ मुंबई होते हुए 1984 में इलाहाबाद आ गया। उन दिनों मेरे खिलाफ कुछ मुकदमे बीकानेर की अदालतों में चल रहे थे। मुझे इन मुकदमों की तारीखों पर इलाहाबाद से हर 15-20 दिन बीकानेर आना पड़ता था। इलाहाबाद से एक ट्रेन रात 9:15 बजे चलती थी और सुबह दिल्ली पहुंचती थी। दिन भर दिल्ली में रुकना होता था। शाम को बीकानेर मेल पकड़कर तीसरे दिन में बीकानेर पहुंचता था। हर 15-20 दिन में ये यात्रा करनी होती थी, इसलिए इस भागम भाग में हर वक्त मैं थका थका सा रहता था। ना तो इतनी तनख्वाह थी कि एसी जैसी सुविधा के बारे में सोचता, और न उन दिनों हर एक ट्रेन में एसी के कोच ही होते थे। दिल्ली में मेरा दोस्त वागीश कुमार सिंह कर्जन रोड पर ओल्ड नर्सिंग हॉस्टल में रहता था। उसने एनएसडी से डिग्री ली थी और एनएसडी के रंग मंडल में काम कर रहा था। मैं सुबह 8 बजे के आसपास दिल्ली उतरता था और सीधे वागीश के कमरे पर पहुंच जाता था। उसके कमरे की एक चाबी मेरी अटैची। एक बार इसी तरह इलाहाबाद से दिल्ली पहुंचा। रिजर्वेशन मिला नहीं, इसलिए रात भर बैठे रहकर सफर किया रहा। ऊपर से ट्रेन लेट हो गई थी। 11 घंटे की बजाय 13 घंटे सेकंड क्लास के साधारण डिब्बे में बैठे बैठे पीठ अकड़ चुकी थी। दूसरी तरफ 1 मिनट के लिए भी आंख झपकाने का मौका नहीं मिला था, इसलिए दिमाग एकदम सुन्न हो चुका था। नई दिल्ली स्टेशन से किसी तरह वागीश के कमरे पर पहुंचा। देखा वागीश अपनी नौकरी पर जा चुका था। चाबी मेरे पास थी। मैंने ताला खोला और अटैची रखी। रात भर के रत जगे और थकावट की वजह से जी कर रहा था सब कुछ छोड़कर 4-5 घंटे नींद ले लूं। मगर नियम बना था मैंने कि जब भी इलाहाबाद से बीकानेर जाते हुए दिल्ली में वागीश के घर रुकता था, नहा धोकर खाना बनाता था और वागीश का टिफिन उसके रंग मंडल में पहुंचा कर आता था। जिंदगी में अपने बनाए नियमों को तोड़ने की कभी भी आदत नहीं रही। इस नियम को भी तोड़ने का मन नहीं हुआ। नहा धोकर खाना बनाया, वागीश का टिफिन लेकर रेपेट्री की तरफ निकला। नजदीक ही थी रेपेट्री, लेकिन थकान और नींद के मारे मेरी आंखें बंद भी जा रही थी, चक्कर भी आ रहे थे। किसी तरह मैं रेपेट्री तक पहुंचा। टिफिन वहां काम करने वाले सरदार जी को सौंपा, और हालांकि डायरेक्टरी जाने का मन था, लेकिन थकान से हार कर वापस रूम की तरफ बढ़ गया। रेपेट्री से निकला तो सारे रास्ते मानो एक जैसे लग रहे थे। दिमाग पर जोर देकर एक तरफ निकला और चलता गया। बहुत देर तक चलता रहा, लेकिन वागीश के कमरे तक नहीं पहुंचा। न जाने कहाँ पहुंच गया। फिर वापस मुड़ा, दिमाग पर पूरा जोर डालकर रास्ता पहचानने की कोशिश की और चल पड़ा दूसरे रास्ते की तरफ। फिर भी मुझे सही रास्ता नहीं मिला। दिमाग इतना थका हुआ और सुन्न था कि मैं पता नहीं कैसे घूम घूम कर एक ही जगह पहुंच रहा था। जिस कमरे की चाबी हर वक्त मेरी अटैची में रहती थी और जहां हर 15 दिन में एक बार मैं आया करता था, वो कमरा गुम हो गया था मेरे लिए। मुझे क्या हो गया, ठीक नहीं हो रहा। जैसे मन भटक था, बंगले सामने गया, सारे सोचने लगा, क्या करूं? तेज आंखें बंद होकर सड़क सुनसान पड़ी थी। दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जिसका सब एक झोंका आया तो यहाँ पे मैं इस तरह से नहीं पढ़ूंगा।
तभी लग रहा था कि लगता है कि वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है कुछ मोदी साहब के साथ। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ अटक रही है। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका थैंक्स करता हूँ। मनोज बिसारिया जुड़े थे हमारे साथ। मनोज कहाँ हैं पता नहीं, कहाँ चले गए। अजीत भाई देखें ज़रा। हमारे साथ जुड़े हैं ये हमारे साथ जुड़ी हैं मंजरी स्नेह वर्मा। मंजरी जी, आपका स्वागत है और आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अजीत भाई जुड़े हुए हैं। ऑसम वॉइस स्केच अजीत भाई लिख रहे हैं। अजीत भाई जरा देखें मनोज कहाँ चले गए। और मंजरी स्नेह वर्मा लिखती है शानदार दमदार आवाज़ सर, आपकी आवाज़ वाकई बहुत दमदार है। ये अजीत भाई का है। नीरज भाई एनी शो, अच्छा ये मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मनोज मनोज बिसारिया को ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद उदय संग्राम एम्स्टर्डम से लिखते हैं वाह आवाज में क्या दम है और इमोशंस भी, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। वाह भाई उदय भाई बहुत बढ़िया आपका ये कमेंट है। और नूतन यादव जी जुड़ी है। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार नूतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और नूतन जी फिर दोबारा लिखती हैं अमेजिंग वॉइस ओवर। हाँ यस, कमाल है, बहुत बढ़िया आवाज़ है हमारे मोदी जी की, फैंटास्टिक नरेशन मोदी जी। अजीत गुप्ता लिखते हैं। और मंजरी स्नेह वर्मा, ये कहाँ से हैं ये उन्होंने नहीं लिखा। भावपूर्ण प्रस्तुति, थैंक यू वेरी मच। अर्चना प्रभाकर जो अब आएंगी आगे हमारे प्रोग्राम्स में, बहुत बढ़िया प्रस्तुति आप दोनों को, नमस्कार। और नीरज गुप्ता जुड़े हैं। और नीरज गुप्ता ये भी जुड़े हैं, नीरज गुप्ता ये भी जुड़े हैं। और उसके बाद उदय संग्राम लिखते हैं बहुत बढ़िया मुनकी, तमाचा अच्छा लगा। ये मुनकी ने बड़ा ज़बरदस्त तमाचा मारा था, इसमें कोई शक नहीं है। और मंजरी स्नेह वर्मा लिखती हैं बहुत बढ़िया। और हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल कुमार वर्मा, सुंदर अभिव्यक्ति, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और जुड़ी है सुगंधा बनर्जी मुखर्जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मनोज बिसारिया हमारे साथ जुड़ेंगे और वो भी इसी प्रकार अपने जो संस्मरण हैं उनको शेयर करेंगे। मुझे लगता है पहले भी प्रॉब्लम आ रही थी कुछ मोदी जी के नेटवर्क में, और अभी भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। तो सुगंधा जी आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे साथ देखिए ये मनोज बिसारिया जुड़े हुए हैं। मनोज भाई स्वागत है आपका। हाँ, हाँ, ये भी अभी आएंगे ज़रूर, अभी ये संस्मरण सुनाएंगे आपको। तो मैं, और इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र जैन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, बहुत बढ़िया। और मोदी जी का फोन आ गया, देखूं क्या कह रहे हैं। हाँ मोदी जी नमस्कार, क्या हुआ। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हमारे साथ राजेंद्र जैन जी, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। उदय सिंहराम, आवाज नहीं आ रही, यस मुझे पता है, और आवाज अटक रही है, गोपाल वर्मा कहते हैं। तो अब मैं क्या करूं, मोदी जी तो आए नहीं, तो हमारे साथ ये आ चुके हैं मोदी जी इस वक्त, क्योंकि उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो गई है। बहुत बढ़िया कहानी सुना रहे थे वो। और हमारे साथ मनोज कुमार बिसारिया जुड़ गए। और मनोज भाई आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार सर, नमस्कार। और आप बहुत तो अच्छा ऐसे लग रहा अवतरित था। हुए, अच्छा लग रहा था ना आपको। मोदी जी आ गए बहुत हैं, अच्छा लग रहा था। तो और मोदी जी से मैं बात करके और फिर मैं आपको लेके आता हूँ। मोदी जी के बाद हमारे ये महेंद्र बिसारिया जी को लेके आऊंगा मैं। और मोदी जी आप आ गए। हेलो। क्या हुआ था, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी आपकी। पता नहीं, अच्छा, शायद मैं कहाँ तक आपने सुना उसके बाद में आऊं। आप खाना लेके पहुंच गए थे वहां पर, और उसके बाद सिर में आपके चक्कर आ रहे थे और आप अच्छा सोना ठीक है, चाहते थे। जी, अच्छा ठीक है, सुना है। ठीक है। जी जी जी। हाँ, मैं हैरान सा, ये नौकर ने आकर के मुझे पकड़ लिया था क्या? हाँ पकड़ लिया था आपको नहीं, नौकर ने आके, पकड़ लिया था, पकड़ पकड़ लिया लिया था। था। जी ठीक है, जी जी ठीक है। मैं उसके बाद पढ़ रहा जी हूँ। मैं हैरान सा जी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, घर सामने ही था।
मैं थोड़े संकोच के साथ उसके पीछे पीछे घर में घुसा, देखा सामने के बरामदे में टंगे हुए झूले पर हाथ में सिगरेट लिए एक औरत बैठी है। मुझे लगा शायद जी। इसे कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि मैं ऐसी किसी औरत को नहीं पहचानता। तभी उसने हाथ की सिगरेट एक तरफ फेंकी और झूले पर से उठ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, आओ कौन साहब आओ, भूल गया कहीं? जैसे किसी ने बिजली का नंगा तार मेरे बदन से छुआ दिया हो। मेरी आंखें एकदम जी। खुल गई। अरे, ये तो मुनकी है। हम्म, मैंने आंखें मसली। ये मामला क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हंसते बोली, गजानन, ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर एसी चला दो। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, आओ कौन साहब, माए आराम से बैठो। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं खड़ा खड़ा उसे तके जा रहा था। वो मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बिठाया। तब मुझे जरा होश आया। मैंने कहा, तू सांची मुनकी है? हाँ कंवर साहब, विश्वास करो, मैं मुनकी हूँ। मैं इतनी देर से देख रही हूँ थे, बार बार एक ही सड़क राह चक्कर काट रहा हो। आखिर बात कही है, इतना थक्योड़ा सा क्यों हो? मैं साची बहुत थक्योड़ो हूँ मुनकी। इत्तो के मारे दोस्त जो घर ही भूल गयो, जिके घरे में ठहरियोड़ो। तभी गजानन ट्रे में ठंडा और कुछ खाने पीने की चीजें ले आया। ठंडा पीकर लगा जैसे सदियों से मैं प्यासा चला जा रहा था। मैंने जैसे ही ठंडे का ग्लास नीचे रखा, मुनकी बोली, कौर साहब, थारी आंखें तो नींद सु भरी जोड़ी है। थे तखत पर 2 घंटा आराम कर लो, पछे बात कर सा। मेरी आंखों में नींद तो भरी हुई थी, लेकिन मुझे उसी शाम को बीकानेर की ट्रेन पकड़नी थी। मैंने कहा, नहीं मुनकी, जे नींद ले ली तो शाम तक नहीं खुल ले ली। और शाम री काटी पकड़नी है। अच्छा आप तखत पर अच्छा आप तख्त पर लेट जाइए, लेट कर बात करते रहिए। ये एक और झटका था मेरे लिए। बिल्कुल अनपढ़ मुनकी इतनी साफ हिंदी में मुझसे बात कर रही थी, जैसे किसी पढ़े लिखे खानदान की बहू या बेटी हो। मैंने कहा, अरे, तुम तो बड़ी अच्छी हिंदी बोलने लगी हो। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है कंवर साहब। आप कहते थे ना मुनकी, कोई हाथ का हुनर सीख लो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। वक्त ने न जाने क्या क्या हुनर सिखा दिए मुझे भी। खैर आप लेट जाइए। मैं तख्त पर लेट गया और मुनकी की तरफ देखने लगा। मैं उसे लगभग 10 साल बाद देख रहा था। 10 साल पहले जो अल्हड़पन था, वो अब सलीके में बदल गया था। उसके चेहरे से एक तरह का रुआब और संजीदगी टपक रहे थे। मैंने कहा, मुनकी तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम तो घर से भाग गई थी ना? हाँ, घर से भाग गई थी, ये बात तो सबने बताई होगी आपको। लेकिन क्यों भागी, किसी ने भी इसका जिक्र किया आपसे? नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। आपको याद है, रमजान मुझे देखने आया था 4-5 लोगों के साथ। हाँ वो तो याद है मुझे। मेरे बाप के मुंह तो खून लगा हुआ था। उसने सोचा कि अगर रमजान लाख रुपए देकर मुझसे ब्याह ले जाता है, तो 6 महीने मुझे उसके घर रहने देगा, फिर मेरा दूसरा और फिर तीसरा खत्म करता चला जाएगा और खुद आराम से चैन की बंसी बजाता रहेगा। इस तरह जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बेचने की चीज हूं, जिसे चाहे जितनी बार बेच दो। उसने पानी का ग्लास उठाकर 2 घूंट भरे और आगे बोलने लगी, मैंने जब अपने बाप के साथ मारपीट की, तो रमजान ने मुझसे ब्याह करने से इनकार कर दिया और अपने 10,000 रुपए जो उसने पेशगी दिए थे वापस मांगने लगा। उसने उन्हें ये समझकर डरा धमका कर भगा दिया कि ये बाहुलपुरी डरपोक होते हैं, मैं रुपए नहीं दूंगा तो क्या कर लेंगे। मैंने सोचा, वो मेरा जिस्म बेच ही तो रहा है, फिर मैं उसे मेरा जिस्म क्यों बेचने दूं? क्यों ना मैं ही अपना जिस्म बेचूं। कम से कम मेरे बुढ़ापे में मेरी जेब में इतना पैसा तो होगा कि 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकूं। ये सोचकर घर से भागने की योजना बनाने लगी। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि रेलगाड़ी में जाने के लिए क्या क्या करना होता है। ओह हाँ, तुमने पूछा था। हाँ कौर साहब, पर मैं ये सब ही सोच रही थी कि एक दुर्घटना घट गई। दुनिया बदल रही है तो क्या बावलपुरी भी उसके साथ नहीं बदल सकते? रमजान उस दिन तो वहां से चला गया, लेकिन अपने गांव जाकर उसने अपनी बिरादरी के कुछ लड़कों को सारी बात बताई और कहा कि कैसे भी करके वो 10,000 रुपये वसूलने हैं। 5-6 मुश्तंडे एक रात आए, मेरे माँ बाप भाई बहन को मार कूट कर एक कोने में डाल दिया, और रुपए तो वहां कहाँ पड़े थे जो वसूल करते। हाँ, मैं जरूर वहां थी। और औरत के जिस्म से बेहतर रुपए की वसूली।
और भला कहाँ हो सकती है। उन्होंने जी भरकर मुझसे वो 10,000 रुपए वसूल किए और वापस लौट गए। मेरा जिस्म भी बुरी तरह जख्मी हो गया था और मेरी रूह भी। उसके 4 दिन बाद ही मैं घर से भाग गई। मैंने दिल्ली का टिकट लिया और गाड़ी में बैठ गई। उसकी दास्तान सुनकर मैं अंदर तक हिल गया था। मैं उसकी दास्तान को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि कहते हैं अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो आपको उस इच्छा को पूरी करने के लिए फिर से इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। कौन जाने मुनकी से इस जीवन में फिर मुलाकात हो या ना हो। ये ना हो कि उसकी पूरी दास्तान सुनने के लिए मुझे फिर से एक जन्म लेना पड़ जाए। उसकी आंखें भी भरी हुई थी और सिसकियां भी मेरे कानों में पड़ रही थी। फिर भी मैंने पूछ लिया, उसके बाद? बहुत धक्के खाए कंवर साहब, बहुत धक्के खाए। वो सारे जख्म मैं आपके सामने नहीं उगाड़ सकती। वो जख्म उगाड़ दूंगी तो ये मुनकी आपके सामने अलफ नंगी हो जाएगी कंवर साहब। दुनिया के सामने तो ये मुनकी नंगी हो ही चुकी, कम से कम अपने सामने तो इसकी लाज बची रहने दो। अपनी सिसकियों पर काबू करने के लिए एक लम्हे के लिए रुकी और फिर बोली, वो सारे जख्म अभी भी कच्चे हैं और आप जानते हैं ना, कच्चे जख्म को छेड़ा जाए तो उसके ऊपर की पपड़ी उतर जाती है और जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए कि अब अच्छे अच्छे लोगों के बीच उठती बैठती हूँ, काम वही करती हूँ जो मेरा बाप मुझसे करवाना चाहता था, लेकिन पूरी इज्जत के साथ और अपनी मर्जी से। एक बात और कहूं मैं, हो सकता है आपको अच्छी न लगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। हाँ बोल दो, इस दुनिया की हर औरत काम वही करती है जो मैं कर रही हूँ। उसी के बदले में उसे एक घर मिलता है, परिवार मिलता है, लेकिन उसकी कीमत उसे भी वही चुकानी पड़ती है जो मैं चुका रही हूँ। मुझे शाम की गाड़ी पकड़नी थी। मैं वहां से उठ खड़ा हुआ। उनकी की आंखें भर आई थी। रोंदे हुए गले से बोली, कंवर साहब, जज्बाती होकर कुछ ज्यादा बोल गई हूं तो माफ कर देना। जानती हूँ आप आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। आप तो दिल्ली आते ही रहते हैं, जब भी सहूलत हो घर जरूर पधारें। और हाँ, आज मैं आपके पांव छूने की अपनी जिद पूरी करके रहूंगी। मुझे मना मत करना। और उसने नीचे झुककर अपनी दोनों हथेलियों को मेरे पैरों पर बहुत मुलायमियत के साथ रख दिया। मुझे लगा उसकी आंख से निकलकर दो आंसू मेरे पांव पर गिरकर मुझे अंदर तक भिगो गए थे। थैंक यू। हेलो। मोदी साहब, यस सर। मुनकी ने तो आपको तब अंदर तक भिगोया था, हम्म। लेकिन मैं क्या, मेरे साथ इतने सारे लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं। एम्स्टर्डम से उदय सिंग्राम हैं, गोपाल वर्मा जी हैं, सुगंधा बनर्जी मुखर्जी हैं, और हमारे अर्चना प्रभाकर हैं। उदय जी सिंग्राम लिखते हैं, वाह जी शब्द नहीं। अर्चना प्रभाकर लिखते हैं बहुत मार्मिक। और हमारे साथ ये मनोज स्नेह वर्मा हैं, जी भावपूर्ण प्रस्तुति। नूतन यादव, अमेजिंग वॉइस ओवर। अजीत गुप्ता, अजीत भाई लिखते हैं फैंटेस्टिक नरेशन मोदी जी। और उदय सिंग्राम ने तो ये भी लिखा है एम्स्टर्डम से कि उसका तमाचा याद आ रहा है। वो जो तमाचा मारा था ना जी 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 मुनकी ने, वो याद आ रहा जी है। और कहना मैं ये चाहता था जी कि आपका मन तो तब भीगा था जी और हमारा मन अब भीग गया है। आपने भावनाओं से सराबोर कर दिया। और संगीत से तो सराबोर होते ही हैं अपने म्यूजिक के प्रोग्राम में, लेकिन जी। आज आपने ये कथा सुनाकर मुनकी की भावनाओं से सराबोर कर दिया उनको। और आ, आप पता नहीं ऐसा कौन सा ड्रिंक पी रहे हैं ये जो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, और हम तो साहब भीग मैं भी बहुत गया बढ़िया। हूं। मैं जब भी इस कहानी को पढ़ता हूँ खुद खुद ही भीग जाता हूँ। जी, देखिए ये मंजरी स्नेह वर्मा, बहुत अच्छी कहानी सर ये लिख रही हैं। अर्चना प्रभाकर लिखती हैं, बहुत ही मार्मिक कहानी है।
ये सब लोग आपको देख रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। और अ, मैं भी कहानी जब सुनाया करता था, मैंने 200 कहानियाँ सुनाई हैं, मैं बहुत जी बहुत ही इमोशनल हो जाता था। और जी बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आंसुओं को रोका है, लेकिन मेरा चेहरा लाल हो जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, चेहरा लाल हो हम्म, जाता है मेरा। और जी बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने, आपकी जो अपना एक आवाज़ है, उस आवाज़ को इस्तेमाल करने का अंदाज़ है, क्रैकल्स का आप यूज़ करते हैं उसके अंदर, बहुत खूबसूरत है वो, बहुत बढ़िया है। और इसी को कहते हैं आ, पुराने चावलों की खुशबू होना। आप सब साथियों के साथ रह करके ही सीखा है ये सब। नहीं नहीं, आप तो आ, बहुत सीनियर हैं। जी। जी। मगर इस वक्त पर मैं अपने गुरु नंदलाल जी को जरूर याद करूंगा और वाह उनको वाह प्रणाम वाह वाह। करूंगा। नंदलाल जी तो बहुत बढ़िया। मुझे नंदलाल जी का एक किस्सा याद है। आकाशवाणी में बेगम जी का तकिया उपन्यास रिकॉर्ड हो रहा था। जी जी। और उसका, उसमें वो पीरा का रोल कर रहे थे, पीर अली का। और उसके पंडित बाद आनंद वो कुमार जी का ना, आनंद पंडित कुमार जी आनंद का कुमार था जी ना। का उपन्यास, हाँ जी, सत्येंद्र शरद, आदरणीय शरद जी उसको कर रहे थे। वो प्रोड्यूस कर रहे और थे जी। बहुत अच्छी कहानी सर। और गोपाल कुमार वर्मा लिख रहे हैं, आवाज का जादू, प्रणाम करता हूं आपको। उदय सिंग्राम लिखते हैं, आपने मुझे सालों बाद एक ऐसे आर्ट फॉर्म से वाकिफ कराया जो हम इंटरनेट की दुनिया में भूल गए थे। कहानी कथा का जो हुनर है आपके पास, ये बहुत ही कीमती है। ये एम्स्टर्डम से हैं और ये जय जी, बहुत 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 सुरीले धन्यवाद। गायक हैं, बहुत जी जी सुरीले। जी। कल शाम को 7 बजे जरूर सुनिएगा इनको। रिदम बाय बिल्कुल नीरज बिल्कुल। लाइव इवेंट्स के पेज पर ये सुनाने आ रहे हैं गीत अपने। जी हाँ, बहुत जी सुंदर हाँ, गानों का चयन किया है। और ये जी अगर ये जी बात लिख रहे हैं तो इसका बहुत जबरदस्त महत्व है इस बात का। तो जी, नंदलाल जरूर। जी की बात मैं आपको बता रहा था कि जी नंदलाल जी को शरद जी ने बुलाया बाद में एक डायलॉग रिकॉर्ड करने के लिए। तो जी जो लोग बेगम का तकिया जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि साहब, बेगम का तकिया जो पीरा को जब सब छोड़ के चले जाते हैं, और दरिया शाह कहता है कि तकिया तामीर करना है, और सब छोड़ के चले जाते हैं उसको, तो वो जी। खड़ा रह जाता है क्योंकि आधी मजूरी पे काम कराना था उसने। और खड़ा हाँ होके वहां कहता है वो, अरे मैं तो अकेला रह गया, लेकिन तू अकेला कहाँ है, अरे हाँ। तेरा जमीर तेरे साथ है। वाह आय हाय 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 हाय। नंदलाल जी वाह। ने कलेजा चीर के रख दिया। मोदी साहब, जो जी डायलॉग जी। बोला था वो, कि तू अकेला, अरे मैं तो अकेला रह गया, हाँ, लेकिन तू अकेला कहाँ है, तेरा जमीर तेरे साथ है। वाह। सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपके गुरु हैं वो। वाह। और बहुत बढ़िया बात आपने कही, उनको याद किया आपने। और मैं चाहूँगा कि मैं फिर आपको बुलाऊं और आप जो हैं एक और हमको अपने फ़न से वाकिफ़ कराएं। जैसे कि उदय भाई ने लिखा है कि इंटरनेट के ज़माने में लोग भूल गए हैं कहानी जी कहना, कहानी सुनाना। भाई इंटरनेट पढ़ लिया उन्होंने, ये विधा समाप्त हो गई है। लेकिन कहानी सुनाने का जो हुनर है ना, वो जो बातें हैं, जो प्रेजेंटेशन जी है, वो बहुत जी। महीन है। आपने बहुत जी, अच्छा सुनाया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको और मैं ये बहुत जल्दी पसंद आई। जल्दी बुलाऊंगा जी आपको मैं। और जी दोबारा से आपको कष्ट दूंगा ताकि आप आएँ और आके जो है फिर से इन पलों को हम रिलीव करें, जिएं। जी जी और जी बिल्कुल। दोबारा से इसको मे, करें। मेरा सौभाग्य है कि आपके मन में ये आ रही है बात कि आप दोबारा मुझे बुलाएं। जी। ऐसी ऐसी कम से कम 300 कहानियां हैं जो मेरी किताबों में हैं। क्या बात है, बहुत बहुत तो खूब। तो आप जब भी आप बुलाएंगे, जब भी आप बुलाएंगे, मैं दौड़ा चला। क्या बात है। और मुझे आपसे एक अलग से सेशन करना है जी जिसमें आपने जो अपने संस्मरण लिखे हैं, अपनी जो आपने जो नौकरी की उसकी यात्रा के संस्मरण लिखे हैं। जी आपने आकाशवाणी को अंदर से देखा है, जी अंदर से आपने उसको अनुभव किया है, आपने जी उसको जिया है। और जी मैं आकाशवाणी के बाहर का आदमी होने के बावजूद
आकाशवाणी को अंदर तक मैंने भी देखा है, और बिल्कुल मैंने बिल्कुल। भी पिछले लगभग 50 साल से आकाशवाणी के लिए काम किया है एज जी कैजुअल ड्रामा आर्टिस्ट। जी और मेरे भी अपने कुछ अनुभव हैं। आपके और मेरे अनुभव जब मिल जाएंगे तो एक जी ग्रंथ बन जाएगा वो। जी। खैर आकाशवाणी इतना, एक वो, देखिए, आप जितना अनुभव मेरा नहीं है, नहीं क्योंकि ऐसा नौकरी नहीं में है। जो आदमी रहता है, आदमी नौकरी में रहता है ना, वो 50 बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है। वो ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह से अपनी किताबों में मैंने वो सारी जो भड़ास थी वो अपनी निकाल दी या निकाल रहा हूँ। लेकिन आपके पास तो दुनिया भर के अनुभव है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो जरूर हम लोग बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आकाशवाणी के अंदर नौकरी जी करने का जो अनुभव है आपका, जी क्योंकि टेबल के उधर जब आदमी बैठता है तो उससे बहुत सारे अनुभव होते हैं। और जी मैं आकाशवाणी के लिए मैंने इतने सालों से काम किया है, मेरा अपना अनुभव है। दोनों जब मिल जाएंगे और हम अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को जी 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 बताएंगे और उनसे शेयर करेंगे, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। ये मैंने कहा। जी। क्षमा करें ज्यादा बोल गया हूं तो। हाँ जरूर। नहीं 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 नहीं। हाँ, चलिए तो मैं, मनोज भाई पता नहीं कहाँ गए। मनोज भाई आए थे, और हाँ बहुत बढ़िया रहा आज का कार्यक्रम। हालांकि बीच में व्यवधान रहे, और व्यवधान में नेट भी शामिल है। हाँ। मैं आपको बताऊं, मैंने आज ही, हाँ मेरे पास जी। दो नेटवर्क थे। एक गड़बड़ दे गया था, गड़बड़ कर रहा था स्काई नेट का। हाँ मैंने एसीटी का हाँ नेटवर्क जी। लिया हुआ है, वो बहुत बढ़िया नेटवर्क है, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। और आज के अच्छा प्रोग्राम के लिए खास तौर पे मैंने एयरटेल से नया नेटवर्क लिया है 200 एमबीपीएस का, जो अभी इंस्टॉल ओ। करके गए हैं वो, और वो चालू हो गया है। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। करना पड़ता, क्योंकि मेरा कल का म्यूजिक का प्रोग्राम है, उसके अंदर भी काफ़ी डाटा लगता है, तो मैंने वो जी ले लिया है वो। आप ज़रूर देखिएगा कल का प्रोग्राम। जरूर जरूर। और मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, मित्रों आप लोग आए। आप लोगों से हम हैं, हमसे आप नहीं हैं। आप लोग आते हैं, महफिल सजाते हैं, तो हम आगे कुछ करने की हिम्मत बना पाते हैं। आप इसी तरह हमसे जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और कल शाम को 7 बजे लाइव रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर जरूर आइएगा प्रोग्राम देखने के लिए। एम्स्टर्डम से जुड़ रहे हैं उदय सिंग्राम, बहुत खूबसूरत नगमे सुनाएंगे आपको वो। और हमारी जो मंजरी स्नेह वर्मा कह रही है वेलकम, बहुत बहुत वेलकम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंजरी जी। आपने बड़ी सुंदर सी फोटो लगाई हुई जिसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और गोपाल जी भी हमारे आ रहे हैं। ये भी बहुत ये हुनर पाने के लिए बड़ी साधना की जरूरत होती है, इन्होंने कहा है। तो मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका? किसका? आपका। आप मेरा धन्यवाद मत कीजिए, जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनका धन्यवाद कहिए। और मैं भी उन सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सुना, ध्यान से सुना। और क्या कहूँ, कुछ कमी रही हो हाँ, तो क्षमा। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं रही है। कमी रही तो नेट की रही है, वो हमारी आपकी हाँ कमी नहीं है। और हाँ, हम दोनों मिलके हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। और जो जी मंजरी स्नेह वर्मा है, उन्होंने कहा थैंक्स नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। मंजरी जी आप आई और बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मोदी साहब, जी जिनको देख के ही पॉजिटिव फीलिंग होने लगती है। जैसे आपको जी। देख के बड़ी पॉजिटिव फीलिंग होती है, इसी तरह मंजरी जी को देख के जो फोटो में नजर आ रही है, मुझे बड़ी पॉजिटिव फीलिंग हुई, और इसीलिए मैंने इनके फोटो की तारीफ की। ये भी विविध भारती और में काम करती हैं। करती हैं? अरे वाह, फिर तो ये हमारे परिवार की हैं। वाह 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 और वाह मंजरी जी। और अच्छा। गोपाल जी हाँ। जो हैं वो बहुत अच्छे डायलॉग राइटर हैं। इनके वाह, लिखे हुए बहुत से सीरियल्स जो हैं वो टीवी पर अभी भी चल क्या रहे बात है, क्या बात है। तो हैं। हमारे साथ तो बड़े बड़े और स्टार, विविध भारती की स्टार मंजरी स्नेह वर्मा। हाँ, हाँ? और खुद गोपाल जी खुद एक्टर भी हैं। और अर्चना प्रभाकर, इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आप दोनों का धन्यवाद। अर्चना जी आप भी आने वाली हैं अब। अच्छा, और ये गोपाल जी, प्रणाम सर आपको। आपको नमस्कार प्रणाम। और गोपाल जी प्रणाम। जो लिख रहे हैं, आप सबको धन्यवाद। ये खुद एक्टर हैं और खुद डायलॉग राइटर हैं, और हमारे मंच पे आप जुड़े, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है।
बहुत खुशी हुई इस सब जान के, और बहुत अच्छा लगा। और उससे भी अच्छा मुझे लगा जान के, मतलब सबसे अच्छा लगा ये मंजरी जी के विषय में जानकर कि ये विविध भारती से जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं, ज़रूर आपसे मिलेंगे। और गोपाल वर्मा जी कह रहे हैं, अरे वो गाना आता ना एक, वो मुन्ना डे का गाया हुआ, अरे आपने तो कुछ वैसी अरे कर दी। आप सभी मित्रों से प्रार्थना है, कल शाम को 7 बजे रिदम बाय नीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर उदय संग्राम को सुनने जरूर आइए। हमारी अर्चना जी भी आएंगी, गोपाल जी भी आएंगे, मंजरी जी भी आएंगी, और आप सब लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मोदी साहब आप तो आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल हाजिर हूँ, बिल्कुल अच्छा, हाजिर। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम में अगले चलो, हफ्ते शनिवार को रात को 8 बजे। और मंजरी जी कह रही हैं, जी बिल्कुल, देखिए आप विविध भारती में काम करती हैं, अब तो मैं हक से कह सकता हूँ आपसे, मैं तो पुराना रेडियो का एक हिस्सा हूँ, और आप तो विविध भारती में आप तो चैनल हेड रह चुके हैं। और मंजरी मंजरी जी क्या काम करती हैं, अनाउंसर हैं या क्या हैं? अनाउंसर है, अनाउंसर। अरे वाह, फिर तो इनकी आवाज सुनते होंगे हम जरूर। वाह मंजरी जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कल अगले अगले शनिवार को रात को 8 बजे इस प्रोग्राम में फिर मिलेंगे कथा कहानी में, और कल मिलेंगे शाम को 7 बजे रिदम बाय धीरज लाइव इवेंट्स के पेज पर, जरूर आइएगा। अच्छा, सखी सहेली में हैं आप? वाह, जी। सखी सहेली, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कीप इट अप मंजरी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर के आप विविध भारती में हैं और सखी सहेली कार्यक्रम करती हैं आप। तो आप सबसे विदा लेते हैं, नमस्कार, प्रणाम, और नमस्ते। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।